दोस्तों, कभी कभार हमें अपने आस पड़ोस में झांक भी लेना चाहिए। कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा होता है। ये कहावत जो है काफी हद तक चरितार्थ है, सही भी है। हम अक्सर कुछ बुराइयों को दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो हम दूर दराज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास ही रहती है। जब हमारे आसपास ही रहती है तो हमको तब पता लगता है, जब काफी घटनाएं, काफी बुराइयां समाज में फैल जाती हैं, तब जाके हमें कहीं इस चीज का आभास होता है, ज्ञान होता है। दोस्तों, ऐसे ही घटना जब घटती है तो हम सन्न रह जाते हैं, कुछ दिनों तक होश में रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं और ये घटना निरंतर दिनों पर चलती रहती है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तमाम अखबार वाले, मीडिया वाले आए हुए होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उसमें जो आला अफीसर होते हैं, एसटीएफ की टीम होती है। यानी कहने का तात्पर्य, जो जितनी बड़ी बड़ी वहदेदार पुलिस वाले सब होते हैं, सब रहते हैं। तभी कातिल से पूछा जाता है कि आखिर तुमने कत्ल कैसे किया। तब जो कातिल रहता है वो बताता है कि सर, मैं करके बताऊं या करके दिखाऊं। तभी जो एसएसपी साहब होते हैं वो कहते हैं, ये करके दिखाऊं या कह के सुनाऊं का कुछ समझ में नहीं आया। तो वह कातिल कहता है कि सर, अगर कहें तो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो एसएसपी साहब कहते हैं, ठीक है, तुम करके दिखाओ। एक पुतला मंगाया जाता है और उस पुतले को एक औरत का कपड़ा पहना करके रखा जाता है। तब वह कातिल जाता है तो उस महिला को धक्का देता है। जैसे वह पुतला गिरता है तो उसके बाद जा करके उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही वह दुपट्टे से उसकी गांठ बांधता है बाएं तरफ, तभी वहाँ के जो पुलिसकर्मी होते हैं, एसपी साहब होते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं और विश्वास नहीं करते कि आखिर ऐसा एक खतरनाक मुजरिम जो हमारे आस पड़ोस ही भटक रहा था, हम लोग इस पर कभी नजर नहीं कर पाए। ना तो गांव के सरपंच, न बीडीसी मेंबर, संभ्रांत व्यक्ति कोई भी इस व्यक्ति के बारे में समझ नहीं पाया कि ये व्यक्ति इतना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना लेकर मैं आपके पास आया हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। दोस्तों, रायबरेली में एक पड़ता है थाना, शाही थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है बुझिया। बुझिया मैनर के पास एक लाश मिलती है। तो तभी एक व्यक्ति उस लाश के पास जाता है, अपने खेत के पास जाता है काम करने के लिए। तो देखता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे वह उस लाश को देखता है तो वह वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस महिला की जो दशा की गई थी, उसे देखने के बाद वह बिल्कुल कांपने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि एक महिला की इतनी दुर्दांत हत्या कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, तभी वह व्यक्ति को जब होश आता है तो वह गांव में जाता है और अपने गांव के प्रधान जी को बताता है। गांव के जो प्रधान जी होते हैं वो होते हैं राजकुमार। दोस्तों, राजकुमार जी के पास जब यह खबर मिलती है तो राजकुमार जी तुरंत थाने पर सूचना देते हैं। सूचना पाकर थानाध्यक्ष महोदय आते हैं और वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हजारों, सैकड़ों हजारों की भीड़ जो है जुटी हुई है। क्योंकि दोस्तों, ये जो माहौल है, 13 महीनों में 11 हत्याएं हो गई थी और जो 11 हत्याएं हुई थी सब महिलाओं की हुई। इस हत्या को देखने के बाद लगभग 250 गांव के लोग पूरी तरीके से दहशत में आ गए थे कि जब भी ऐसी घटना हो रही है तो महिलाओं की भी हो रही है। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला की शव को लेकर के पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद शिनाख्त की जाती है। जब शिनाख्त की जाती है, उस महिला का नाम अनीता देवी बताया जाता है। यह अनीता देवी थाना शेरगढ़ का एक गांव लगता है होसपुर, और होसपुर की रहने वाली यह अनीता देवी होती है। उनका पति का नाम सोमपाल होता है। दरअसल ये जो महिला होती हैं, 1 जुलाई 2024 की सुबह अपने घर से निकलती हैं। घर से निकलने के बाद वो बताती हैं कि मैं बैंक जाऊंगी, बैंक से कुछ रुपए पैसे लेकर के अपने मायके जाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, वह महिला अपने मायके जब नहीं पहुंचती तो शाम को सोमपाल अपने ससुराल में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो जो अनीता घर पहुंची कि नहीं पहुंची अभी। तब ससुराल वाले कहते हैं कि अभी तक तो अनीता यहाँ पर आई नहीं। जैसे ही सोमपाल इस बात को सुनते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो
प्रधान जी को फ़ोन करके बताते हैं। प्रधान जी के माध्यम से थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाती है गुमशुदगी की। दोस्तों, अगली ही सुबह जैसे ही यह खबर मिलती है लोगों में, तो लोग दौड़े-दौड़े जाते हैं, शव की शिनाख्त करते हैं। सोमपाल भी जाते हैं और अपनी पत्नी के शव को पकड़कर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। दोस्तों, अपने परिजन को खोने का दर्द क्या होता है, जिसका परिजन जाता है, जिसकी पत्नी जाती है, जिसका कोई अपना जाता है, वही जान सकता है। दोस्तों, तमाम घटनाएँ जैसे ही ये सब हो रही थी, तो वहाँ के जो एसएसपी साहब होते हैं अनुराग आर्या जी इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और तुरंत ही पुलिस की टीम गठित करते हैं। एसपी साहब होते हैं मुकेश चंद्र मिश्रा और सीओ दीपशिखा जी होती हैं। जो ये अनीता देवी जी होती हैं, उनकी उम्र लगभग 46 वर्ष की होती है। दोस्तों, 2 जुलाई की जब यह सुबह एक होश उड़ाने वाली खबर लोगों को मिलती है, तो 3 जुलाई को यह खबर अखबारों में छप जाती है। जैसे ही अखबारों में छपती है, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब एक कर्फ्यू टाइप लगा दिया गया है, एक संवेदनशील एरिया बता दिया गया कि जैसे कि कोई भी महिला घर से अकेली ना निकले। अगर कोई महिला घर से निकलती है अकेली, तो उसके साथ किसी भी समय ऐसी घटना हो सकती है। अब 250 परिवार के लोग, 250 गांव के लोग काफ़ी सहमे हुए थे, काफ़ी डरे हुए थे। पुलिस से, प्रशासन से दया की भीख मांग रहे थे, सुरक्षा की भीख मांग रहे थे कि सर किसी भी प्रकार से हम सबकी सुरक्षा की जाए, हम सबको बचाया जाए। दोस्तों, यह घटनाएं लगातार होती रहती हैं और 11 कत्ल हो जाते हैं 13 महीनों में। हत्याओं की बात करें तो मई 2023 में कलावती नाम की एक महिला होती हैं, ग्राम प्रतापपुर्ती की रहने वाली होती हैं। सबसे पहले उनकी हत्या होती है। जब उनकी हत्या होती है तो परिवार वाले कोई भी एफआईआर नहीं लिखाते और ये मामला धीरे-धीरे बैठ जाता है, शांत हो जाता है। फिर 19 जून 2023 को धनमती गांव कुलछा का शव गांव के एक गन्ने का खेत होता है, उसमें मिलता है। 30 जून 2023 को भी एक हत्या होती है प्रेमवती नाम की महिला का। उनकी भी जो शव होती है वो गन्ने के खेत में मिलती है। उर्मिला की खेत जो है दोस्तों, एक झाड़ी टाइप होता है, वहाँ पर मिलती है। इस तरीके से 11 महिलाओं का कत्ल हो जाता है और 11 महिलाओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अब पुलिस के ऊपर काफ़ी जोर पड़ने लगा। यहाँ की जनता भी जोर दबाने लगी और बात पहुँच जाती है योगी आदित्यनाथ महाराज जी के यहाँ। जब महाराज जी के यहाँ पहुँच जाती है तो महाराज जी के यहाँ से बहुत ही सख्त निर्देश दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर आरोपी बचना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, इस बीच पुलिस वाले 1500 सीसीटीवी कैमरे लगवाए और लगभग 1.5 लाख लोगों के फ़ोन सर्विलांस पे डाला गया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी पुलिस वालों को। दोस्तों, उसके बाद एक आर्टिस्ट को बुलाया गया। आर्टिस्ट को बुलाने के बाद संदिग्ध व्यक्ति का स्केच बनवाया जाने लगा क्योंकि वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जो था, वो अक्सर संदिग्ध अवस्था में देखा जाता था, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता था, किसी के यहाँ उठता नहीं था, किसी के यहाँ बैठता नहीं था और एक स्थान पर रहता नहीं था। आर्टिस्ट के द्वारा उस व्यक्ति की जब स्केच बनवाया गया तो उस स्केच कार्ड को, उस पेपर को तमाम लोगों में जो है सर्कुलेट कराया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। और जैसे ही यह व्यक्ति के बारे में थोड़ा-सा सुराग लगता है, तो वहाँ का एक जो है व्यक्ति होता है, वह सारी पुलिस वाले होते हैं, वो बताते हैं कि सर जो फ़ोटो आपने सर्कुलेट कराया है, उस फ़ोटो की शक्ल एक व्यक्ति से मिलती-जुलती है, कृपया उसको देखा जाए, हो सकता है कि वही व्यक्ति हो। दोस्तों, यह व्यक्ति जो होता है शाही थाना के एक गाँव पड़ता है बांकरपुर समूआ। बांकरपुर समूआ का रहने वाला कुलदीप नाम का व्यक्ति होता है, पिता का नाम बाबूराम। दोस्तों, कुलदीप गंगवार जो कि बचपन से ही पीड़ित परिवार से जीवित रहता था, पीड़ित परिवार में जीवन यापन कर रहा था क्योंकि उसकी माँ जब मर गई बचपन में, तो उसके पिताजी ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करने के बाद जब उसकी सौतेली माँ आती है घर पे, तो कुलदीप गंगवार को बहुत बुरी तरीके से पीटती है, मारती है। ये डर उसके मन में बढ़ता चला गया और लगातार इतना ज़्यादा दहशत बन गया कि दोस्तों, जब भी कोई महिला उसको अगर
झुक जाती थी तो वो डर जाता था। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा आता है कि 2014 में कुलदीप की शादी हो जाती है एक लौंग श्री नाम की लड़की के साथ। लौंग श्री जो होती है वो दिव्यांग होती है, पैर से विकलांग होती हैं, लेकिन फिर भी इसकी शादी हो जाती है। लॉन्ग सीरीज से उसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित करता है, इतना टॉर्चर करता है कि 2018 में इसके 2 बच्चों के अपने 2 बच्चों के साथ इसकी पत्नी हमेशा-हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती और मायके से जाने के बाद कहीं दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों, अब जो कुलदीप होता है परिवार में अकेले पड़ जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वह कुलदीप अपने पिता यानी अ, बाबूराम का घर छोड़ कर के यह भी दर-दर भटकने लगता है। तभी मचान पर जब इसकी शक्ल मिलती-जुलती है या एक मचान पर बैठा रहता है, वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है थाने पे, इससे पूछताछ किया जाता है। पहले तो इसकी बातों पर सब मज़ाक समझते हैं, क्योंकि जब ये बताता है कि मैं 11 महिलाओं के साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद उनकी हत्या कर दिया। दोस्तों, क्योंकि वह मंदबुद्धि का लगता था, कपड़े मैले-कुचैले थे, दाढ़ी बाल बड़े-बड़े थे, तो पहले तो उसकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति जो है मंदबुद्धि का है, पागल है, इस नाते कुछ भी आव-भाव बक सकता है। लेकिन जैसे ही उसने प्रैक्टिकल की बात कही, रिहर्सल की बात कही, तो जो यशस्वी साहब होते हैं, वो जैसे ही रिहर्सल देखते हैं तो वह पहले तो उस महिला के साथ कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करता था, कैसे संबंध बनाता था, वो सब वह पुतले के साथ करके दिखाया और लास्ट में उसकी हत्या कैसे महिलाओं की वो करता था। जैसे ही वह हत्या करके गांठ को बाँधा, सेम 11 महिलाओं की जो हत्या की गई थी, वो गला घोंट कर की गई थी। कोई महिला दुपट्टे से जो सूट सलवार पहनती थी, दुपट्टा लेकर जाती थी, उसका दुपट्टे से गला दबा देता था और वो जो गांठ होती है उसको बाएँ तरफ बाँध देता था। ठीक उसी प्रकार से जो महिलाएँ होती हैं जो साड़ी पहन कर जाती थी, तो उस साड़ी को चीर करके उस महिलाओं के गले में लपेट करके और कस के वो गाँठ बाँध देता था। जब यह एसएसपी साहब अनुराग आर्या जी देखे तो सन्न रह गए, सारे पुलिस वाले चौंक गए कि आखिर एक मंदबुद्धि का व्यक्ति इतनी दुर्दांत घटनाएँ करने के बाद हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही आस-पड़ोस रहा, लेकिन हम लोगों की नज़र कभी इस पर नहीं पड़ी। दोस्तों, तभी कहा जाता है कि हमें कभी-कभी अपने करीब में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएँ बाहर के लोग नहीं कर सकते, वो घटनाएँ अक्सर करीब वाले ही कर देते हैं, अपने पास वाले कर देते हैं। दोस्तों, तमाम धाराओं के अंतर्गत उस व्यक्ति को, कुलदीप को धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। अब उसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा होगी, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चला गया है। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपको दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।